जय हिंद छात्रों, आप सबका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल गोस्वामी स्टडी सेंटर पर। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं झारखंड में जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी SA1 का एग्ज़ाम 2024 में इकोनॉमिक्स का, उसका आंसर की लेकर आया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से अंत तक बने रहें हमारे वीडियो में और एक एक क्वेश्चन का आंसर का मिलान करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमूर्त वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? यानी निम्नलिखित में अमूर्त वस्तु का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्यतः एक उत्पादन संभावना वक्र की ढाल होती है, कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक। जी हाँ, संभावना वक्र की जो ढाल होती है वो ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आर्थिक सिद्धांतों का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन का अध्ययन किया जाता है ना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सकारात्मक अर्थशास्त्र में भी और आदर्शक अर्थशास्त्र में भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, अर्थशास्त्र का जनक है ना, अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। बिल्कुल सही बनाई है, हमारे एक स्टूडेंट की ये कॉपी है, उसी से मैंने लिया हूँ। चलिए उसका ये भी जांच हो जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को भी मदद मिल जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है ना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। आर्थिक समस्या जो उत्पन्न होती है वो असीमित आवश्यकता के कारण होती है, सीमित संसाधनों के कारण होती है और संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के कारण, यानी इन सभी के कारणों से होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में का संबंध है, यानी कि किससे उपयोगिता का संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आवश्यकता की संतुष्टि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित कथन और कारण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कथन ए में है कि मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है और कारण आर में है कि वस्तु के उपयोग में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता नहीं है ना। यानी निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर चलन क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मांग में विस्तार। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से पूरक वस्तुओं का एक युग्म कौन सा है ना? निम्नलिखित में से पूरक वस्तुओं का एक युग्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोबाइल फ़ोन और सिम। देखिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन और सिम इसलिए होगा क्योंकि एक दूसरे के बिना ये अधूरा हो जाएगा। और चाय और कॉफ़ी की बात अगर हम करें तो अगर चाय नहीं है तो कॉफ़ी पी सकते हैं, है ना, और अगर कॉफ़ी नहीं है तो चाय और चीनी को मिला करके हम पी सकते हैं, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस वक्र की प्रवणता ऋणात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, इसका सीमांत उपयोगिता होती है, बजट रेखा होती है, उदासीनता वक्र होती है, ये तीनों होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित रेखा चित्र में उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कौन सा है ना? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी क्यू। क्यू जो है ये निम्नलिखित रेखाचित्र में उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, उपभोक्ता का अभियान को किस चित्र से दर्शाया जाता है? उपभोक्ता का अभियान को किस चित्र से दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदासीनता वक्र। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, मांग की कीमत लोच किस प्रकार का कथन है? मांग की कीमत लोच किस प्रकार की कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मात्रात्मक कथन। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन से हैं? घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल धनात्मक होती है। घटिया वस्तु की मांग घटती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है। गिफिन वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल धनात्मक होती है। और चौथा है, सामान्यतः चाय की कीमत बढ़ने से चीनी की मांग कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, एक उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है ना? एक उत्पादन फलन में उत्पादन जो है वो किसका फलन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पत्ति के साधनों का। क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्नलिखित में से किस वक्र आकार उल्टा यू आकार का होता है ना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमांत उत्पाद का। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध है ना? अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों का, निसाधन के प्रतिफल से और परिवर्तन अनुपातों के नियम से। क्वेश्चन नंबर 19 में है, समोत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पाद और साधन का संयोग। क्वेश्चन नंबर 20 में है, अल्पकालीन औसत लागत यू आकार के होने का क्या कारण है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सही नहीं है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार में बिक्री के लिए उत्पादन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में, निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सही नहीं है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन कल्याण के उद्देश्य से उत्पादन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है, निम्नलिखित में से समष्टि परिवर्त का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 23 में है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, समष्टिगत अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है ना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी, यानी फार्म में है, सरकार है, परिवार है, यानी सभी होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है, विश्व में सर्वप्रथम किस वर्ष महामंदी आई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 में है, निम्नलिखित में से टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेलीविजन सेट। क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निवल निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 27 में है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है ना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्पाद विधि। क्वेश्चन नंबर 28 में है, अवतरित लाभ किस आय का हिस्सा नहीं होता है? अवतरित लाभ किस आय का हिस्सा नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैयक्तिक आय। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है, निम्नलिखित में से उत्पादन के किस कारक के पारिश्रमिक को ब्याज कहा जाता है ना?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजी। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। जीडीपी कल्याण का सही मापक नहीं हो सकता क्योंकि जीडीपी आय वितरण को नहीं बताता, इसमें गैर मौद्रिक विनिमय शामिल नहीं होता, इसमें बाह्य कारण को शामिल नहीं किया जाता, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है मूल्य वृद्धि क्या है? मूल्य वृद्धि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रय कीमत माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत को मूल्य वृद्धि कहा जाता है। यानी कि मूल्य वृद्धि बराबर विक्रय कीमत, जो वस्तु की लागत होती है उसमें हम मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत को घटा देते हैं तो मूल्य वृद्धि निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में है हस्तांतरण भुगतान किस आय का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा निजी आय, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है ना? शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर होता है क्या सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित सर्वसमीका, है ना, इतना में क्या दर्शाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़त घाटा। क्वेश्चन नंबर 35 में है राष्ट्रीय आय की गणना में किस पद को शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में किस पद को शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, स्व उपभोग के उत्पादन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? है ना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1935 ईस्वी में। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। आप सभी हमारे चैनल या पेज पर नए होंगे तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी और हर सब्जेक्ट का मिलता रहेगा, ताकि आपका तैयारी अच्छा हो सके। इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, पेज को फॉलो भी करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 में निम्नलिखित में कौन सी संस्था साख पर नियंत्रण करती है? निम्नलिखित में कौन सी संस्था साख पर नियंत्रण करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से सबसे तरल संपत्ति कौन सी है ना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 39 में है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत में आरबीआई मुद्रा का निर्गमन करता है। आरबीआई मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए बैंक दर में वृद्धि करता है। कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना? तो इसमें ऑप्शन दिया केवल एक और दो, दोनों, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक इसका सही है। चलिए अंतिम प्रश्न है, आखिरी प्रश्न को देख लें। अंतिम प्रश्न में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ मनी, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, यानी इसका सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें।